तो बेटे नेक्स्ट इसके अंदर है क्लास ज़ूमेस्टिकोफोरा। इन ये एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये फूड खुद से नहीं बना सकते और ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इस क्लास के कुछ मेंबर्स हैं जो कि इंसानों के बड़े फेमस वाले पैरासाइट्स हैं। जहाँ पे इम्पोर्टेंट पैरासाइट का वर्ड आए या मेडिकल इम्पोर्टेंस का वर्ड आए, इसकी इम्पोर्टेंस यही समझें कि इंसानों में बीमारियाँ पैदा करते हैं। तो ज़ूमेस्टिको फ्लोरा की जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ के अंदर ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी है, ये 3 सब स्पीशीज़ के अंदर डिवाइडेड है। ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी ब्रूसी, ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंसिस और ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी रोडियंशियस। ये इनकी लोकेशन की बेस के ऊपर है। ये तो इसकी पेरेंट स्पीशीज़ है ना, तो गैम्बियंसिस अफ्रीका की कंट्री गैम्बिया है, ये वहाँ पे पाया जाता है वहाँ से। और जो है रोडेशिया, रोडेशिया जो कंट्री जिम्बाब्वे है उसका पुराना नाम है, तो ये वहाँ से आइडेंटिफाइड हुआ इसलिए उसका नाम वहाँ पे रखा गया। तो इन सारी स्पीशीज़ को कलेक्टिवली ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो इसके अंदर से जो पहली है यानी कि ये, तो ये अफ्रीका के नॉन ह्यूमन मैमल यानी कि जो गाय भैंस बकरियां वगैरह हैं उनके अंदर बीमारी पैदा करती है। दूसरे दो हैं ये इंसानों के, यानी कि ये और ये इंसानों के पैरासाइट हैं। एक मक्खी होती है उसको सी फ्लाई कहा जाता है, ग्लोसिना स्पीशीज़, जीनस ग्लोसिना की स्पीशीज़ सारी। तो ये इसका वेक्टर है, ये खून चूसने वाली मक्खी है और ये इंसानों और जानवरों को काटती है और ये वाले पैरासाइट को उनकी बॉडी के अंदर ट्रांसमिट कर देती है। इसकी वजह से बीमारी पैदा होती है जिसको स्लीपिंग सिकनेस या अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। तो इस बीमारी के अंदर नींद आती है। नींद इस तरह से आती है कि ये पैरासाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, उससे गनूदगी छा जाती है। बंदा पहले सोता है, सोया सोया बेहोश हो जाता है, वहीं से कोमा में चला जाता है और वहीं से अल्लाह मियाँ के पास चला जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर ये सी फ्लाई नहीं होती। इस तरह से मच्छर मलेरिया फैलाता है, उस तरह से ये सी फ्लाई स्लीपिंग सिकनेस फैलाती है। तो ट्राइपैनोसोमा मक्खी के गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 10 दिन तक मल्टीप्लाई करता है। तो ट्राइपैनोसोमा जो है ये मक्खी इसका सी फ्लाई यानी कि इंटरमीडिएट होस्ट है। यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, फिर वहाँ से मक्खी के स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर चला जाएगा और ये इन्फेक्टेड मक्खी इसके अंदर ट्राइपैनोसोमा ट्रांसफॉर्म करेगा, अपनी शक्ल बदलेगा। तो कई तरह की बॉडी फॉर्म्स अपने लाइफ साइकिल के अंदर बदलता है और इसकी ड्यूरेशन 15 से 35 दिन तक होती है। फिर ये इन्फेक्टेड मक्खी जब किसी वर्टिब्रेट होस्ट को काटे, जो कि इंसान या गाय भैंस वगैरह हो सकती है, तो उसके स्लाइवा के साथ ये पैरासाइट उसके होस्ट के ब्लड में चला जाता है। अब ये जो वर्टिब्रेट होस्ट है यही इसका डेफिनेटिव होस्ट होता है और उसकी बॉडी के अंदर ही ये अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट करते हैं। तो ये अपने होस्ट के ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर, स्प्लीन यानी कि जो तिली उसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रहते हैं और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जाके फिर ये डिवाइड करते हैं। तो जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाएं तो जनरल एपैथी, मेंटल डलनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और स्लीपीनेस यानी कि गनूदगी की कंडीशन पैदा करते हैं। तो बंदा दिन के टाइम ये काम करता करता भी सो जाता है और अगर जो सो जाए फिर वो सोया उठता कोई नहीं है। तो उसी स्लीपिंग कंडीशन के अंदर हार्ट फेलियर वगैरह भी हो जाता है। और अगर कोई बंदा ऑलरेडी बीमार है या उसको फूड अच्छी नहीं मिल रही या उसको ऑलरेडी कोई बीमारी है, उसको उस मक्खी ने काट लिया, वो फिर ज़रा जल्दी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो अगर इसका टाइम से पता चल जाए तो स्लीपिंग सिकनेस का इलाज हो जाता है। लेकिन अगर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई फिर इसका इलाज नामुमकिन है। आसान लफ्ज़ों में आप ये समझें कि जब तक कि बंदा जाग रहा है ना उसका इलाज मुमकिन है। नींद बंदे को तभी वो दौरे पड़ने शुरू होते हैं नींद के जब वो पैरासाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाता है। और जो फिर सो गया बस वो नहीं उठता, वो अल्लाह मियाँ के पास ही जाएगा। ये सी फ्लाई है, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड चूस रही है तो वहाँ से जो ट्राइपैनोसोमा है उनको ट्रांसफ़र कर रही है।
फिर आता है सब फाइलम सार्कोडीना। इनके अंदर सूडोपोडिया पाए जाते हैं। इनके अंदर जो लोकोमोशन की टाइप उसको अमीबॉयड लोकोमोशन कहा जाता है। तो सार्कोडीना के अंदर हर तरह के अमीबा आते हैं। अमीबा सिंगल है, अमेबी इसकी जमा है। तो फीडिंग के दौरान और चलते हुए इनके सेल से आगे उभरे हुए हिस्से बनते हैं, उनको सेल एक्सटेंशंस कहते हैं। और उसके लिए जो साइंटिफिक टर्म है उनको सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडियम इसका सिंगल है और इसका जो मतलब है ग्रीक वर्ड फॉल्स फीट। सूडोस का मतलब होता है फॉल्ट और पोडियन का मतलब होता है छोटा सा पाँव। क्योंकि असली वाले पाँव नहीं होते, पाँव की तरह के होते हैं, यानी कि चलने का काम करते हैं, इसलिए इनको फॉल्स फीट कहा जाता है। तो सूडोपोडिया को शक्लो सूरत की बेस पे कई टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। इनकी टाइप्स को आपने याद करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर अक्सर पूछी जाती हैं। फर्स्ट इसके अंदर आते हैं लोबोपोडिया। तो ग्रीक वर्ड लोबोस का मतलब है लोब, यानी कि कोई मोटा थिक हिस्सा। तो ये सूडोपोडिया चौड़े चौड़े होते हैं। इसके अंदर एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों होते हैं। तो ये चलने के लिए और फूड को निगलने के लिए यूज़ होते हैं। फाइलोपोडिया, फाइलम का मतलब होता है थ्रेड, यानी कि धागा या कोई बारीक सी चीज़। ये पतले पतले सूडोपोडिया होते हैं। इनके अंदर सिर्फ एक्टोप्लाज्म होता है और ये फूड को सेल में आगे डिलीवर करने के लिए यूज़ होते हैं। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये जो बड़े वाले हैं ये लोबोपोडियम है। उसके बाद ये जो छोटे वाले हैं ये फाइलोपोडियम है। ये वाले ये चूँकि बारीक होते हैं और इसमें से फूड पार्टिकल आगे और पीछे मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो थर्ड इसकी टाइप होती है रेटिक्यूलोपोडिया। रेटिक्यूलेटस का मतलब होता है नेट लाइक, जाल की तरह के। तो ये भी फाइलोपोडिया की तरह के, यानी कि बारीक बारीक होते हैं, लेकिन ये ब्रांच्ड होते हैं और ये आपस में मिलके एक नेट की तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पीछे 8.10 सी, ये जो वाले हैं ये इनकी बात हो रही है कि पीछे से सिंगल थे, आगे जाके फिर मिलकर फिर लैदा हो गया। और फोर्थ इसकी टाइप है एक्सोपोडिया। एक्सेस का मतलब एक्सल, यानी कि गाड़ी का जिस तरह से एक्सल होता है वो। बारीक फिलामेंट लाइक होते हैं और इनको सपोर्ट करने के लिए इनके दरमियान में माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए एक्सेस होते हैं। मतलब सिर्फ साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसके दरमियान में एक माइक्रोट्यूब्यूल भी होता है जो कि इसको सीधा करके रखता है। तो वो साइटोप्लाज्म जिस माइक्रोट्यूब्यूल या सेंट्रल एक्सेस के ऊपर चिपका होता है वो नेचर वाइज भी थोड़ा स्टिकी होता है और ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो ये मेनली शेल्ड अमीबा के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि अमीबा के सेल के इर्द गिर्द एक शेल होता है जिसके अंदर पूरा उसका साइटोप्लाज्म वगैरह होता है। तो शेल के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से ये अपने एक्सोपोडिया बाहर निकाल लेते हैं। ये जो डी वाली डायग्राम इसमें ये है। ये जो काली काली लाइंस दरमियान में लगी हैं ये उसके दरमियान में जो माइक्रो फिलामेंट्स यानी कि प्रोटीन के बने हुए छोटे छोटे रॉड्स हैं उनको शो करते हैं। इसके साथ अगर फूड चिपक गई तो ये उसको मूव करके सेल के अंदर ला के उसको खा लेते हैं। ये इसकी 4 टाइप्स हैं और ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जो फेमस वाले या फेमिलियर वाले अमीबा सुपर क्लास राइजोपोडा के अंदर आते हैं, क्लास लोबोसिया के अंदर आते हैं, मतलब कि ये भी लोब लाइक इनका सूडोपोडिया होते हैं, और जीनस अमीबा के अंदर आते हैं। तो जीनस अमीबा के सभी मेंबर्स को कॉमनली अमीबा ही कहा जाता है। स्पीशीज़ इसकी बहुत सारी हैं। तो ये अमीबा को नेकेड अमीबा भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी टेस्ट या शेल नहीं होता, मतलब सेल के ऊपर कवरिंग कोई नहीं होती, डायरेक्ट सेल ही होता है। तो ये कम गहरे पानी के अंदर पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर पॉन्ड्स, लेक्स और आहिस्ता आहिस्ता बहने वाली अगर कोई नदियाँ वगैरह हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। इनका सेल साइज़ यूग्लिना वगैरह की निस्बत थोड़ा बड़ा होता है। तो ये यूग्लिना क्लेमेडोमोनास जैसे जानवरों को या पैरामीशियम को भी पकड़ के खा लेते हैं और बैक्टीरिया को भी पकड़ के खा लेते हैं। तो इनकी फीडिंग की वीडियोस आपको प्रैक्टिकल की वीडियोस के साथ सेंड की गई थी, उनको देखिएगा।
फूड निकलने के लिए फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हैं और अपने साइटोप्लाज्म को आगे को एक्सटेंड करते हैं और किसी दूसरे सेल को ट्रैप करके अपनी जो सेल बॉडी उसके अंदर ले जाते हैं, उसको फूड वैक्यूल की फॉर्म में बंद कर देते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए इनके अंदर बाइनरी फिशन ही होती है। जब एक अमेबा एक स्पेसिफिक साइज़ का हो जाता है तो दो में डिवाइड कर जाता है। तो कुछ अमेबा की टाइप्स हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं, मतलब इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ये जो ऊपर रेड वाली पिक्चर है, ये असली वाली अमेबा की पिक्चर है, जो कि वन लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर है, इसको 160 गुना बड़ा करके दिखाया गया है। ये इसके अंदर इसके सूडोपोडिया बने आपको नज़र आ रहे हैं, लोबोपोडिया बड़े वाले, और ये सेल के इंटरनल ऑर्गेनेलिस हैं। और जो बी है ये इसकी कार्टून डायग्राम है जिसके अंदर फूड वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल न्यूक्लियस वगैरह दिखाया गया है। ये वही इसके अंदर सेल की ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस वैसे ही होता है जैसे कि हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। तो सुपर क्लास राइजोपोडा के जो दूसरे मेंबर्स हैं, मतलब कि अमीबा के दूसरे रिश्तेदार, इनकी बॉडी के ऊपर एक शेल या टेस्ट आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, इसको साइटोप्लाज्म ही सेक्रीट करता है। मतलब कि अमीबा पानी के अंदर रहता है तो उसी पानी के अंदर से मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एक शेल की फॉर्म में अपनी बॉडी के इर्द गिर्द जमा कर लेते हैं। इसका जो शेल या तो कैल्केरियस होता है यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, या प्रोटीनेशियस होता है यानी कि प्रोटीन्स का बना होता है, या फिर सिलिकेशियस होता है यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड ग्लास का बना होता है, या काइटनस होता है, काइटन जो कि पॉलीसेक्राइड उसका बना होता है। इसकी कुछ स्पीशीज़ के अंदर ये सैंड का भी बना हो सकता है, या फिर जो डेब्रस यानी कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, उसको ये एक जेली लाइक मैटर सीमेंट की तरह का मटेरियल होता है जो कि होता है जेली लाइक है, उससे जोड़ के अपने इर्द गिर्द उसका शेल बना लेते हैं। यानी कि इसके जो डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं उनके अंदर शेल अलहदा अलहदा मटेरियल्स का बनता है। कुछ में कैल्शियम कार्बोनेट का, कुछ में प्रोटीन का, कुछ में ग्लास का, कुछ में काइटन का, और कुछ में सैंड या डेब्रस वगैरह का। तो इन शेल के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से सूडोपोडिया को बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ से फिर फूड वगैरह को कैप्चर करते हैं। तो कॉमन शेल्ड अमेबा की एक एग्जांपल स्क्वारसेला कहते हैं। इसके ऊपर ब्राउन कलर का प्रोटीन का बना हुआ शेल होता है जो कि एक तरफ से चिपटा और दूसरी तरफ से उभरा हुआ होता है। अब इसको बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गुलदान को उल्टा रखा हुआ है। तो इसकी निचली साइड जो होती है वो ओपन होती है, वहाँ से अपने सूडोपोडिया को बाहर निकालते हैं और उससे दूसरे एनिमल्स को पकड़ लेते हैं। तो डायफ्लूजिया एक इसकी दूसरी एग्जांपल है जो कि शेल्ड अमेबा है, और इसका जो टेस्ट होता है बेस शेप गुलदान की तरह का होता है जिसके अंदर मिनरल पार्टिकल्स, डिफरेंट मिनरल पार्टिकल्स एम्बेडेड होते हैं। तो क्लासिफिकेशन वाली स्लाइड्स के अंदर इसकी पिक्चर्स भी आप देखिएगा कि इसका जो शेल है मल्टी कलर्ड नज़र आता है। तो ये डायफ्लूजिया ऑब्लोंगेटा की कार्टून डायग्राम है जिसके अंदर इसका शेल और उसके नीचे से निकले हुए इसके सूडोपोडिया जो कि लोबोपोडिया की शक्ल के अंदर है वो दिखाए गए हैं। जितने फ्री लिविंग अमीबा होते हैं ये पार्टिकल फीडर होते हैं, यानी कि इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है। सूडोपोडिया की मदद से फूड को कैप्चर करते हैं। इसकी चंद एक टाइप्स हैं, ये पैथोजेनिक होती हैं, मतलब कि ये दूसरे जानवरों के अंदर या इंसानों के अंदर पैथोजेनिसिटी यानी कि बीमारियां पैदा करते हैं। इसकी एग्जांपल है एंटमेबा हिस्टोलाइटिका जो कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल और इकोलॉजिकल नोट्स के अंदर बनाया हुआ है। ये इंसानों के अंदर एक बीमारी पैदा करता है जिसको अमेबिक डायसेंट्री कहते हैं, यानी कि पेट खराब करने वाली बीमारी है। इसके अंदर लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि एलर्जी होती है, सोजिश होती है, और इवन के अल्सरेशन ज़ख़म भी हो जाते हैं और पेट ख़राब हो जाता है। डायरिया, और डायरिया के अंदर जो ब्लड और म्यूकस वगैरह वो भी साथ सेक्रेट होता है, और इसको अगर प्रॉपरली या टाइमली ट्रीट ना किया जाए तो इस बीमारी की वजह से डेथ भी हो जाती है।
तो अमेबिक डाइसेंट्री दुनिया की तकरीबन सभी कंट्रीज़ के अंदर पाया जाता है और उन इलाकों में ज़्यादा है जहाँ पे पीने का पानी साफ़ नहीं है या सफाई की कंडीशंस बदतर हाल में है। तो इसके कंट्रोल के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि इसकी बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं बाज़ औक़ात किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के अंदर वो सिम्टम शो नहीं होते और पता तब चलता है जब तक हमें बादशाह खासा काम दिखा चुका होता है, फिर इस तरह से लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये वाला जो अमेबा ये इंसान की स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको विलाई कहा जाता है वहाँ पे रहता है और ये स्टार्च और म्यूकस के ऊपर फीड करता है। तो फूड के साथ फीसिस के साथ ये इंसिस्टेड फॉर्म यानी कि अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक कवरिंग बनाता है, उसको सिस्ट कहा जाता है। तो सिस्ट होते हैं ये कॉमनली एंजाइम्स वगैरह से बच जाते हैं। तो फीसिस के साथ ये पानी के अंदर चले जाते हैं और अगर वही इन्फेक्टेड पानी कोई पी ले तो वो नेक्स्ट होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इनको पता चल जाता है हम अगले होस्ट की बॉडी में आ गए हैं, यानी कि जैसे ही स्टमक में जाते हैं इनको एसिड टच होता है सिस्ट के साथ तो सिस्ट से ओपन होकर बाहर आ जाते हैं, शक्ल चेंज करते और इंटेस्टाइन में जाके दोबारा से काम दिखाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि पीने का पानी साफ़ होना चाहिए, ये मेन शर्त है। एक और चीज़ याद रखनी है बच्चों कि सिर्फ पीने का पानी नहीं, वो पानी जिसमें खाना पकाया जा रहा है या वो पानी जिसमें बर्तन धोए जा रहे हैं वो भी साफ़ होना चाहिए। अदरवाइज़ इस तरह के बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं जो कि बॉडी में एंट्री गेन कर सकते हैं।